हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या। इनका मापन कैसे किया जाता है और इनके दूर करने के उपाय क्या हैं। यह मेंस का टॉपिक है। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट PSC, व्यापम की हो, यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए तथा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सामान्यतः भारत में समस्याएं की बात करें तो मुख्यतः दो समस्याएं आती है। पहला गरीबी और दूसरा बेरोजगारी। आज गरीबी पे बात कर लेते हैं, अगला वीडियो में बेरोजगारी पे बात करेंगे। टॉपिक है हमारा गरीबी अर्थात पॉवर्टी। सबसे पहले देखते हैं कि गरीबी क्या है। जब लोगों द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास तक की भी पूर्ति नहीं हो पाती है तो वैसी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। यह था गरीबी की परिभाषा। देखते हैं कि आखिर निर्धनता के कारण क्या हैं। तो इसके कारण है बहुआयामी। बहुआयामी से आशा है कि इसके कई अलग अलग पहलू हैं। अब देखते हैं कि भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है। तो आकलन करता है नीति आयोग। इसका आधार क्या होता है? आधार होता है इसका NSO के द्वारा जुटाए आंकड़ों के आधार पर। दायित्व क्या होता है इनका? भारत में गरीबी व उसके मापदंड की सुनिश्चित करना। अब देखते हैं गरीबी के प्रकार कितने होते हैं। तो गरीबी अर्थात निर्धनता के दो प्रकार हैं। पहला है सापेक्ष निर्धनता और दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता, तुलनात्मक आधार पर गरीबी का निर्धारण सापेक्ष निर्धनता कहलाता है। व्यक्तिगत आधार पर गरीबी का निर्धारण निरपेक्ष निर्धनता कहलाता है। अर्थात सापेक्ष निर्धनता की बात करें, जब किसी व्यक्ति का जीवन स्तर दूसरे की अपेक्षा निम्न हो तब पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब माना जाता है, अर्थात तुलनात्मक। फिर है निरपेक्ष निर्धनता, अर्थात जब किसी व्यक्ति की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास तक की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। अब देखते हैं कि सापेक्ष निर्धनता का मापन कौन करते हैं। तो सापेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है विकसित राष्ट्रों में और निरपेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है विकासशील राष्ट्रों में। इसी आधार पर भारत का भी मापन किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता मापने की दो विधियाँ हैं। पहला है लॉरेंज वक्र द्वारा, दूसरा है गिनी गुणांक के आधार पर। अर्थात लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के आधार पर आय की असमानता का अध्ययन किया जाता है। भारत में मापन की बात किया जाए तो यहाँ हेड काउंट मेथड से अर्थात सिर गिनने की प्रक्रिया से की जाती है। देखते हैं अब लॉरेंज वक्र के बारे में। लॉरेंज वक्र विधि, इनके प्रतिपादक की बात करें तो है मैक्स ओ लॉरेंज। वर्ष है 1905 की बात है ये, जब मैक्स ओ लॉरेंज ने लॉरेंज वक्र दिया था। अध्ययन किया जाता है लोगों के बीच आय के असमानता का। तो इसकी अलग अलग स्थिति है। तो सबसे पहले स्थिति पहले के बारे में देख लेते हैं। स्थिति पहला है जब कोई व्यक्तियों का प्रतिशत 0 हो, अर्थात कोई व्यक्ति ना हो तो अर्थव्यवस्था का आय भी 0% है। लेकिन जब व्यक्तियों का प्रतिशत 100 है तो अर्थव्यवस्था का आय भी 100% होगा। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में देखेंगे कि जब 10% लोगों के पास आय का 10% और 20% लोगों के पास आय का 20% हो एवं इसी अनुपात में आगे भी बढ़े
तो इन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है 45 डिग्री अर्थात 45 डिग्री। अर्थात यह पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा या आदर्श लॉरेंज वक्र होता है। फिर स्थिति तीसरे और चौथा देखते हैं। स्थिति थर्ड है, जब 25% लोगों के पास 5% आय का प्रतिनिधि हो, 50% लोगों के पास 15% आय का प्रतिनिधि हो और 75% लोगों के पास 25% आय का प्रतिनिधि हो। अर्थात अगर लोगों के बीच आय का वितरण असमान हो तो इसका वक्र जो प्राप्त होता है वह आय में विषमता को प्रदर्शित करता है और यही लॉरेंज वक्र ग्राफ है, जिसे लॉरेंज वक्र विधि कहते हैं, जिससे लोगों के बीच आय का असमानता ज्ञात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसको एक बार और देखते हैं कि 25% लोगों के पास 5% आय का प्रतिनिधि करते हैं, 50% जो लोग हैं वो 15% आय का प्रतिनिधि करते हैं और जो 75% लोग हैं वो 25% आय का प्रतिनिधि करते हैं। अगर लोगों के बीच आय का वितरण असमान हो तो इसका वक्र प्राप्त होता है, अलग अलग प्रतिशत कारण, जो आय में विषमता को प्रदर्शित करता है और यही जो वक्र प्राप्त होता है उसे लॉरेंज वक्र कहते हैं, जिसका मापन लॉरेंज वक्र विधि द्वारा किया जाता है। स्थिति चौथा है, लॉरेंज वक्र जितना ही आदर्श आय वितरण अर्थात निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी तथा जितना दूर होगा आय की विषमता उतनी ही अधिक होगी। ये स्थिति चौथा है। अब देखते हैं गिनी गुणांक के बारे में। इसका प्रतिपादन किए थे कोरेडो गिनी ने, वर्ष है 1912 में। गिनी गुणांक से अध्ययन किया जाता है लोगों के बीच आय का असमानता और विषमता ज्ञात करना। ये इनमें विशेष क्या है देखते हैं। तो जो लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान को गिनी गुणांक कहते हैं। ये था गिनी गुणांक के बारे में। ये स्थिति फोर्थ है। गिनी गुणांक इनका फार्मूला होता है, ये अपना जो वक्र प्राप्त हुआ है जिसको जेड से प्रदर्शित किया गया है, तो ये है छायांकित क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर इसको त्रिभुज ABC आदर्श आय वितरण के नीचे से देखें तो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC। यही गिनी गुणांक का फार्मूला है। इसमें नोट देखते हैं तो गिनी गुणांक में 0 पूर्ण समता तथा 1 पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे, 0 पूर्ण समानता तथा 1 पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वक्र सिर्फ यह बताता है कि असमानता घट रही है या बढ़ रही है, लेकिन गिनी गुणांक यह भी बतलाता है कि असमानता कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। अब देखते हैं भारत में निर्धनता आकलन का मापदंड या निर्धनता रेखा के लिए क्या क्या समिति बनी थी और उनका रिपोर्ट क्या था। पहली समिति थी प्रोफेसर DR गाडगिल की समिति, जिन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1962 में। इनका आधार था न्यूनतम उपभोग व्यय। मानक में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र हेतु 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, शहरी क्षेत्र हेतु 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। अर्थात इतना आय नहीं हो पाती थी तो उस समय वे गरीब कहलाते थे। किनके अनुसार? प्रोफेसर DR गाडगिल के अनुसार। अगला समिति है YK अलग समिति, जिन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1979 में। आधार था न्यूनतम पोषाहार। तो मानक क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र हेतु 2100 कैलोरी होते। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं इसलिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र हेतु 2100 कैलोरी। जिस परिवार की आय इतना पोषण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती थी
उन्हें निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता था। अगला समिति हुआ सुरेश तेंदुलकर समिति। इनका गठन हुआ था 2005 में और इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2009 में। आधार क्या था? तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। मानक देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र हेतु 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र हेतु 1000 रुपये प्रति माह, अर्थात इससे कम राशि खर्च करने वाले गरीब की श्रेणी में आते थे। अगला हुए डॉक्टर सी रंगराजन समिति। इनका गठन हुआ था 2011-12 में और रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है 2014 में। आधार क्या था? तो उपभोग व्यय। मानक देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र हेतु था 972 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र हेतु था 1407 रुपये, अर्थात 1407 रुपये। इससे कम राशि खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आता है। अब देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। इसका अवधारणा दिए थे यूएनडीपी द्वारा 2010 में। इसके 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह। विशेष क्या है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब देखते हैं गरीबी का दुष्चक्र के बारे में। तो इसका सिद्धांत दिए थे प्रोफेसर रेगनर नक्सने ने। इनका कथन क्या था? कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। किनके कहना है? रेगनर जी का। देखते हैं गरीबी का दुष्चक्र क्या है। जो गरीब व्यक्ति है वो बचत कम करता है, जिसके कारण निवेश भी कम हो पाता है। निवेश कम होती है तो उत्पादन भी कम होता है। उत्पादन कम होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ती है तो बचत कम होता है और जब बचत कम होता है तो देश की राष्ट्रीय आय भी कम होती है। इसी क्रम में यह चलता रहता है, इसलिए इसे गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। फिर देखते हैं सेन सूचकांक के बारे में। इसकी अवधारणा दिए थे अमर्त्य सेन ने, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्होंने मापदंड दिया था गरीबी रेखा का, जिन्होंने 1500 रुपये का एक गरीबी रेखा का मानक बनाया और इसे 3 श्रेणी में बांटा: G1, G2, G3। 1000 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले को कम गरीब, 900 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले को ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा गरीब G3 500 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले को रखा गया था। इस तरह से था लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक के बारे में। अगला वीडियो में देखेंगे गरीबी के कारण, निर्धनता के दुष्परिणाम, गरीबी दूर करने के उपाय एवं सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में तथा बेरोजगारी के बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।